बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्रिक्स का इजलास हुआ जिसकी सरबराही पुतिन ने की, और इस इजलास के अंदर तकरीबन 30 ममालिक के जो सरबराहान थे उन्होंने शिरकत की, और उसके साथ ही जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी शिरकत की। एक मईशी निज़ाम चल रहा है डॉलर का, जो एक्सचेंज होती है उसके थ्रू होती है, लेकिन इस इजलास की जो ख़ास बात वो ये है कि डॉलर को टक्कर देने के लिए एक नई करेंसी ब्रिक्स करेंसी जो नोट है उसको मुतारिफ़ करवाने की बात की गई है। क्या ये जो कहानी है ये हकीकत का रूप धार पाएगी या नहीं, और जो इसके अंदर अरकान मौजूद हैं क्या वो इस चीज़ पे कायल हो सकेंगे कि जो डॉलर की बजाय जो एक करेंसी नोट है ब्रिक्स, इसके अंदर जो तबादला है वो किया जाए, जो लेन देन का तबादला किया जाए। मीर साहब बताइएगा कि जो इजलास है ये कितनी अहमियत का हामिल है। पहले पूरी दुनिया के अंदर डॉलर ही नज़र आता है और अब एक नया एक निज़ाम मुतारिफ़ करवाने की बात की गई इस इजलास के अंदर। क्या कहते हैं इस बारे में आप? असल में बात यह है कि ब्रिक्स जो है ये एक मुतबादल इक़्तिसादी निज़ाम के तौर पर उभारने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल। जब ये बनाया गया था तो उसका नाम ब्रिक था, एक मईशतदार ने इसका नाम रखा था। जी। और ब्रिक से मुराद था कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। जी। और उसके बाद एक साल के बाद इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो फिर ब्रिक्स बन गया। बिल्कुल ऐसे। तो ये 5 मुल्क ब्रिक्स के नाम से एक अमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर हुए, जिसमें रूस, चीन ज़ाहिर सुपर पावर थी, इंडिया एक अमर्जिंग पावर थी, ताकत थी, और अब तो बहुत बड़ी ताकत बन गया है। तो इन सब को मिलाकर एक बात की कोशिश की गई थी कि आप दुनिया को दिखा सकें कि ये एक ताकत है। बिल्कुल ऐसे। इसके पहले जो हमारे यहाँ माशी निज़ाम है, बटन वुड का निज़ाम कहा कहता है, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया और उस वक्त से चलता आ रहा है, और उसके मसाइल हैं। फिर जब ये तेल का क्राइसिस पैदा हुआ था, शाह फैसल ने पाबंदियाँ लगाई दी थी, तो उस वक्त इस बात पे मुआहदा हुआ था कि ये जितने भी तजारत की जाएगी तेल की वो डॉलर में की जाएगी। ठीक है। और डॉलर की सारी मैशत जो है वो इसी, अब हम उसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। ठीक है। इसी बात पे उसकी बुनियाद पड़ी और इसी बात पे उसकी मजबूती है। ठीक है। दुनिया का हर मुल्क जो था तजारत करता था वो डॉलर खरीदो फरोख्त करता है। ठीक है। मुल्कों ने अपनी पैरेलल इकॉनमी बनाई भी, जैसे यूरो बनाया गया। ठीक है। ना मार्क में करो, ना फ्रांक में करो, ना किसी और पे करो, लीरा में करो, बल्कि आप उसमें यूरो एक करेंसी बनाई गई जिसमें शमूलियत इख्तियार की सवाए बरतानिया के तमाम ममालिक ने। बरतानिया तो खैर बाद में निकल भी गया इससे। तो ये सारी जो एक नक्शा बनता था कि कोशिश ये थी कि डॉलर की जो सुप्रीमेसी है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है। डॉलर की सुप्रीमेसी में एक बात और भी याद रखने की है कि डॉलर बैंक ऑफ अमेरिका जो छापता है, जो छाया करता है, ये कोई अमेरिका की हुकूमत नहीं छापती। ठीक है। ये एक प्राइवेट अदारा है जो यहूदी ओन्ड अदारा है, वो छाप के अमेरिका को देता है। शायद मामूली सूद पे देता होगा, लेकिन और वो डॉलर है जो दिए जाते हैं और उसकी कमाई उनको अलग से होती है। एक ऐसी है जिससे ज्यू लॉबी को जो है ना और मजबूत कर दिया है। बहरहाल वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन अमेरिका की एक मजबूती जो है वो इस डॉलर के नाम पर ही कायम है। सही है। इस वक्त रूस महसूस किया जा रहा था, कहा जा रहा था रूस तनहा हो गया। तो क्या ये यूक्रेन की जंग की वजह से खास तौर पर, और अब ये है कि वो सारे मुल्क वहाँ आए, चीन भी आया, रूस भी आया, सब मुल्क और आए, और उसके साथ ये है चीन ने तो पहले हिमायत का ऐलान कर दिया था। ठीक है। अब दूसरे मुल्कों ने भी गोया नजर आया, और उन्होंने इससे पहले एक बैंक बना दिया हुआ है। सही है। एक फंड भी बना दिया हुआ है एक तरह का। IMF के मुकाबले में तो नहीं है, लेकिन बना दिया हुआ है। सही है। फिर अब IMF में और वर्ल्ड बैंक में इन ममालिक का हिस्सा जो है वो बढ़ गया है। सही है। यानी कि आलमी सतह पर जो पैसे दिए जाते हैं 14% 15% कितना है, लेकिन पहले बिल्कुल नाम नहात था, बढ़ गया है। सही है। अब दुनिया के बहुत बड़ा रकबा जो इसमें आता है, देखो ना, रूस और चीन और इंडिया और ब्राज़ील अगर इसमें शामिल कर लिए जाए तो आधी दुनिया तो आ गई। 40% मुल्क इसी में है। रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा रकबा है, मईशत में एक लिहाज से बहुत बड़ी इकॉनमी जो है इसमें आ जाती है। तो एक ताकत बनती जा रही है। वो कहते हैं हम अपना तजारत अपनी ही करेंसी में क्यों ना करें। सही है। और ये नहीं कि वो कोई रूबल में करें या चीन की करेंसी में उन्होंने कहा एक नया हम करेंसी बना लेते हैं। ठीक है। चाहे दिखावे की हो, कागज़ की हो, उस करेंसी के जरिए हम तजारत करते हैं। सही है।
तो आप डॉलर से निजात पा लेंगे, एक नया सिस्टम बना लेंगे, तो उस पर काम हो रहा है। सही काम हो रहा है। अच्छा मेरी साहब, बात की जाए अगर चीन की या रूस की बात की जाए, वो तो अपने आप को अमेरिका के मद्दे मुकाबल खड़े करते हैं, डॉलर के हवाले से बात हो या उनकी मैशत के हवाले से बात हो, लेकिन इंडिया का बहुत गहरा ताल्लुक है अमेरिका के साथ, तो इंडिया इसका बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इस तंजीम का। तो क्या आपको लगता है कि वो कायल हो पाएगा, डॉलर को छोड़ के इस करेंसी के ऊपर शिफ्ट हो पाएगा इंडिया भी? देखें, पहले दुनिया में था कि जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कहते थे जी, या नॉन अलाइंड कंट्री कहते थे, यानी कि वो ममालिक जो किसी के साथ ब्लॉक के साथ मुंसलिक नहीं है। ठीक है, ना रूस के साथ है, ना अमेरिका के साथ है। ठीक है, कहने को तो वो किसी ब्लॉक के साथ नहीं होते थे, नॉन अलाइंड थे। ठीक। वो थे रूस के साथ ही थे, वो वैसे अमेरिका के मुकाबले में कहा गया था। और अफ्रीशिया के ममालिक भी कहा जाता था, आए हैं दूर दूर से अफ्रीशिया के पंछी। अफ्रीशिया कॉन्फ्रेंस भी होने लगी थी अलजायर में, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के नतीजे के तौर पर हुकूमत का तख्ता उलट गया और कराने वाला बिन बेला जो था वो जेल में चला गया। सही है। यानी कि एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। और उसके बाद थर्ड वर्ल्ड का नारा, नॉन अलाइंड मुल्कों का नारा, और ये खासा पॉपुलर हुआ था। सही है। इंडिया उसमें भी पेश था। ठीक है, नासर, टीटो, नेहरू, ये उसके लीडरों में थे। सही है। और चून लाई वगैरह जो था इनको साथ रखते थे। ठीक है, फिर ये हुआ कि उन्होंने देखा कि ये जब सूरत हाल बहुत बदल गई, सारे मिस्र और सारे मुल्क बिखरने शुरू हो गए, तो उस नारे की बजाय इन्होंने ऐसा ऐसा नज़र आता था कि ये जो नक्शा, अब साउथ और नॉर्थ का नाम लगाना शुरू कर दिया गया। सही है। कि साउथ, अब इसको साउथ कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी है, और ये ममालिक शामिल हैं। सही है। तो साउथ और वेस्ट, साउथ और नॉर्थ का नारा लगना शुरू हो गया। ठीक है, वो भी उस तरह मुआशी नारा नहीं था, लेकिन अब ये लगता ये है कि एक दुनिया की नई तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आज की जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है एक तरफ वो हो, और उसके मुकाबले में एमर्जिंग जो पावर्स हैं ठीक है, वो हों, और वो मिलकर उस निज़ाम को जिसने दुनिया में इत्तेसाल कायम रखा है उससे जान छुड़ा सके। मेरे साथ तकसीम की कोशिशें की जा रही है। इसके अंदर पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, क्योंकि अभी तक और भी ममालिक ने शमूलियत अख्तियार की है इस तंजीम के अंदर, तो उनका भी जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ नजर आता है, और इंडिया कितनी हर्डल क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान की? इंडिया नहीं कर रहा। पहले है। ये था कि ये ख्याल था कि जो दावत दे या आप खुद तलाश करें, दो तरीके थे शामिल होने के। सही है। खुद इन्होंने कहा कि सऊदी अरब को और ईरान को, इन मुल्कों के शामिल हो जाए। तो पाकिस्तान के हवाले से इंडिया की रिजर्वेशन थी, उसने बड़ी बातें करता था। सही है। लेकिन शायद इस दौरे के बाद के असरात हैं या बदलते हुए हालात के असरात हैं, अब इंडिया जो है ना वो मुखालफत नहीं कर रहा। ठीक है। क्योंकि रूस ने साफ कह दिया है कि हम पाकिस्तान की इस मामले में हमायत करेंगे। तो अब जिन्होंने जो नए मुल्क चुने होंगे कि इनको शामिल किया जाए, हो सकता है कि पाकिस्तान का नाम उन मुल्कों में शामिल हो जाए। इथियोपिया का शामिल अगर हो गया है तो पाकिस्तान का हो ही जाएगा, इसमें ऐसी क्या बात आ गई है। लेकिन इंडिया को वो रिजर्वेशंस जो पाकिस्तान से, इथियोपिया से तो आप नहीं हो देखें ना, सकते। ये इसमें आप सऊदी अरब को शामिल कर रहे हैं, तो क्या सऊदी अरब डिच कर देगा अमेरिका को? नहीं, मुश्किल है। सही है। और अर्जेंटीना ने तो कह दिया, ये ऐड हो चुका हुआ है ऑलरेडी। अर्जेंटीना ने कह दिया कि नहीं हम नहीं बनते। हाँ, बन उसने गया अमेरिका पहले, की तरफ शो किया फिर उन्होंने कहा हम नहीं बनते, हम वेस्ट मगरबी ब्लॉक के साथ ही बिल्कुल रहेंगे। ऐसे ही है। वो जो साउथ अमेरिका है ना, वो जिसको मनरो डॉक्ट्राइन के तहत कहा जाता था कि वो अमेरिका का पछवाड़ा है, बैकयार्ड है, ये कहा जाता था कि अभी इस पर नजरें डालो, सही है। ये हमारा पछवाड़ा है, यहाँ किसी को नहीं आने देंगे। सही है। वो भी अब एक कॉन्सेप्ट चेंज ही होता जा रहा है ऐसा ऐसा। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये इस पूरी सूरत हाल में बदलते हुए हालात में एक नया नक्शा बन तो रहा है, लेकिन हमें इतना खुश फहम नहीं होना चाहिए। इन्होंने सन 50 तक का रखा हुआ टारगेट, ठीक है। इसलिए हमें भी बहुत ज़्यादा खुश फहम नहीं होना चाहिए कि 2-4 साल में दुनिया के हालात बदल जाएंगे ऐसे ही। और हम डॉलर की बजाय एक नई करेंसी लेकर दुनिया में जेब में डाल के घुमा फिरा करेंगे। ऐसे। इतनी जल्दी भी नहीं होगा, लेकिन बहरहाल बदलते हालात में हमें अब अपनी खारजा पॉलिसी को रीअलाइन करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं मजीद। लंदन से एक सहाफ़ी, उन्होंने सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजियाकार भी हैं, ज्वाइन किया है, सकलैन इमाम साहब। सकलैन इमाम साहब, बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सकलैन इमाम साहब। जी सलाम साहब। हम ब्रिक्स के मसले पर अभी वहाँ रूस में उसकी कॉन्फ्रेंस हुई है और पाकिस्तान के शमूलियत की तवक्को भी की जाती है कि एक आध साल में शामिल हो जाएंगे। दरख्वास्त हमने दी हुई है और इंडिया भी मुखालफत नहीं कर रहा
उनके वज़ीर ख़ारजा के दौरे के बाद ये अंदाज़ा हुआ है हमें, और रूस ने तो तायद भी कर दी है कि पाकिस्तान की शमूलियत की। क्या फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को और ख़ित्ते को? और अब वो कहते हैं कि हम अपनी नई करेंसी भी गोया इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कारोबार करना है वो डॉलर की बजाय इस करेंसी में किया जाए। इससे क्या आलमी निज़ाम पे कोई फ़र्क, दो हिस्से इसके, एक पाकिस्तान को क्या और आलमी निज़ाम में पर इसका क्या असर पड़ता नज़र आता है आपको? देखिए, एक अभी तक ये सारी बातें मफरूज़ा हैं कि कब तक ये डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर की जगह किसी और करेंसी का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इस मफरूज़े पे बात करें, अगर ये ऐसा मुमकिन हो जाता है, जिसके इम्कान कम है फिलहाल, लेकिन मुस्तकबिल बईद में हैं, तो अगर फर्ज कीजिए ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बहुत फायदा ये हो सकता है कि जो हाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों को जो हर वक्त एक डॉलर के रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, एक लिहाज से पूरी उनकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो हैं वो डॉलर पर डिपेंडेंट होती हैं, वो उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। फिर दूसरी है कि आपके जो पाकिस्तान के जो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स जो हैं वो डॉलर करेंसी वाले नहीं हैं, या यूरो हैं या येन है या जापान की करेंसी है, या कुछ आप मिडल ईस्ट में देते हैं जहाँ पे रियाज और दुबई के दिरहम वगैरह हैं, ये दिनार वगैरह इधर दूसरे मुल्कों के यानी अरब ममालिक के। तो इन करेंसीज का इस्तेमाल इस की जगह, डॉलर की जगह फिर वो आपको ब्रिक्स वाली कोई करेंसी ले सकते हैं। तो उस लिहाज से आपको एक करेंसी पर डिपेंडेंस और उसकी जो मोनोपोली है उससे एक निजात सी मिल सकती है। ये तो पाकिस्तान के लिए फायदा हो सकता है और तिजारत भी बढ़ सकती है। अच्छा, तिजारत में एक और फायदा ये हो सकता है कि अगर आप ब्रिक्स का हिस्सा बनते हैं और आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं बेहतर होते हैं, मामूल के मुताबिक होते हैं, और आप भी तिजारत करते हैं इंडिया के साथ, तो जिस तरह इंडिया को फायदा होगा इस तरह पाकिस्तान को भी बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का ये साथ ही हमसाया है। और एक जो चीज जिसमें पाकिस्तान में बहरहाल अभी एक कंसेंसस नहीं है, वो ये है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को अलाउ कर दे अपनी जमीन का रास्ता इख्तियार करने का, यानी इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को या सेंट्रल एशिया को या रूस को बजरिया पाकिस्तान अपना माल तरसील कर सके और वहां से माल मंगवा सके, तो इससे पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी और इंडिया को भी फायदा होगा। तो मजमूई तौर पे अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत और माली हालत काफी बेहतर हो सकती है, जिसका फायदा जाहिर है हम सबको होगा, पाकिस्तान के तमाम बाशिंदों को और बिजनेस कम्युनिटी को तो शायद बहुत ज्यादा हो। तो आलमी सतह पर अगर आप देखें तो ये अभी दूर के ढोल सुहाने हैं। अगरचे ये आइडिया गलत नहीं है, और लेकिन ये कि अब इसको मटेरियलाइज होने में बहुत अरसा लगेगा। आप उसकी एक वजह ये देखिए कि जो डॉलर के हवाले से जो ट्रेड हो रही दुनिया भर में, वो शायद 70% से ज्यादा उसका वॉल्यूम है। नहीं, दुनिया भर में जितनी भी ट्रेड हो रही है, और आप अंदाजा लगा लें कि दुनिया भर की जो जीडीपी है पीपीपी के लिहाज से, यानी वो यानी जिसमें आप इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर वगैरह एडजस्ट कर लें, तो वो कोई 183 ट्रिलियन डॉलर्स बनती है, ट्रिलियन डॉलर्स, जो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और उसमें 70% से ज्यादा जो है हिस्सा वो डॉलर की बुनियाद पर हो रही है तिजारत, 20% यूरो की बुनियाद पर हो रहा है, ठीक है, और 4.5% हो रहा है जापानीज येन पे। रूस बहुत ही कम है, चाइना की चाइना की समझे कि 4% और हो रही है इस तरह। तो बाकी करेंसीज जो है वो रूस की तो 1% भी नहीं है। तो अगर ये फर्ज कीजिए बनाना भी चाहे रूस, चाइना और इंडिया मिलके, तो इनका तो अपना वॉल्यूम जो है तिजारत का वो 10% भी नहीं बनता, अब सिर्फ इनका अपना। आज की दुनिया में जिसको हम जदीद तारीख कहते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई, उसमें अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के तहत पूरी दुनिया में तिजारत और आलमी मंडी को एक मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ा करने के लिए डॉलर की एक डोमिनेंस बनाई, डॉलर की बर्तरी बन गई और ये आलमी करेंसी, ग्लोबल करेंसी बन गई। तो इसको हटाना आसान नहीं। मसला असल में अब ये आ रहा है कि जब तक ये चलती रही करेंसी एक आलमी करेंसी के तौर पे डॉलर की, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, सब इस पर राजी थे, खुश थे, चीन भी था खुश, रूस भी खुश था, ईरान भी खुश था, कोरिया भी खुश था, दुश्मन मुल्क भी खुश थे, दोस्त मुल्क भी शामिल थे। प्रॉब्लम ये आया है कि कोई गुज़िश्ता 30 सालों से या 20 सालों से ज्यादा, लेकिन 30 सालों से अमेरिका ने डॉलर के की एक्सचेंज को जो सिस्टम बना हुआ था, स्विफ्ट जिसको कहते हैं, जो कि बेसिकली स्वीडन में बना हुआ है, उसमें आप समझे कि
फौरी तौर पे जो पैसों की जो तरसील होती है कि आपने मुझे अदायगी की, मैंने आपको अदायगी की, तो हम फिजिकली कैश एक दूसरे को देने के बजाय उस स्विफ्ट के जरिए ट्रांसफर ऑफ मनी कर देते थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी कर देते थे। तो नतीजा ये हो कि सारी दुनिया की जो इस वक्त आप समझिए कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप हैरान होंगे 89% ट्रांजैक्शन जो दुनिया में हो रही हैं तिजारत की, वो स्विफ्ट के जरिए हो रही है। तो ये बहुत बड़ी मोनोपोली है स्विफ्ट की। लेकिन अमेरिका ने ये किया कि इस स्विफ्ट के इस इदारे को वेपनाइज कर दिया है, यानी किसी पर सैंक्शन लगाएगा तो उसको स्विफ्ट के तरसील के या अदायगियों के निजाम से बाहर निकाल देता है। तो अब वो उनकी मोनोपोली तो बहुत बड़ी, जिसको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन जिस पर सैंक्शन लगानी होती है अमेरिका को, तो उसके लिए उन्हें कोई बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं, कोई फौजें लाने की जरूरत नहीं है, कोई हमले करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो स्विफ्ट में एक वो ऑर्डर देते हैं, और स्विफ्ट बज़ाहिर तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन स्विफ्ट को कहते हैं हर एक को अपनी औकात पता होती है, चाहे वो कितने ही आजाद इदारा क्यों ना हो। आप अक़वाम मुत्तहिदा का हाल देख लें कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी तमाम अक़वाम की एक इत्तेहाद है, लेकिन उसमें डोमिनेंट कौन है? वही जो उसको सबसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं, जिसका इख्तियार है दुनिया में, यानी अमेरिका के इक़्तिसादी ताकत, टेक्नोलॉजी ताकत और मिलिट्री पावर जो है, वो सब मिलके अमेरिका के डॉलर को मजबूत करती है। तो उस डॉलर की ताकत को सिर्फ आप डॉलर ना समझे, वो अमेरिका की डोमिनेंट मिलिट्री, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल जो पावर है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल ठीक बात, बहुत आपने वजाहत के साथ सारी तफसील बयान की जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल में हमारे सुनने वालों को भी इससे फ़ायदा पहुंचेगा, ज़्यादा सूरत हाल जो है क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने आ गई है मेरे ख्याल में। बिल्कुल मीर साहब जैसे बात की है, मोनोपोली की भी बात की है, और डॉलर की डोमिनेंस है पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के जो अमूर हैं वो अमेरिका से चलते हैं और सारे मामला होते हैं। तो क्या जो हमने पहले इब्तिदा में की थी ब्रेटन वुड्स से और ये और फिर पेट्रो डॉलर और सारा वो अच्छा वो इंडिपेंडेंट इदारे कायम कर देते हैं। ठीक है, ये खुद बैंक ऑफ अमेरिका भी इंडिपेंडेंट इदारा है, ये भी जहाँ से वो ट्रांजैक्शन होती है वो भी इंडिपेंडेंट इदारा है। ये बताते हैं 89% ट्रांजैक्शन वैसे होती हैं। ऐसे है। तो ये यानी कि पहले तो सोना रखते होंगे ना एक ज़माने में, ऐसे है। अब ये हमें डॉलर रखना पड़ता है, और डॉलर की ट्रांजैक्शन ना ट्रालों से होती है, ना जहाज चलते हैं, ना कुछ होते हैं, वो हो जाती है, बस हो जाती है। तो यही सूरत हाल है, जिसके जवाब में अब एक नया सिस्टम डेवलप होने की कोशिश की जा रही है, जो हमें बहुत संजीदगी से देखना बिल्कुल जी, एक नया सिस्टम डेवलप होने की कोशिश की जा रही है। अभी मफरूज़े लग रहे हैं, कब तक ये अमल में आ सकता है, और जो अमेरिका का डॉलर है, क्या अमेरिका उसको किस तरीके से बचा पाएगा, क्या करेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं, दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और किस तरीके से आएगी, इस पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त का तफसीली हुक्मनामा जारी किया, जिसके अंदर कहा गया है कि तुलबा तंजीमों को बहाल किया जाए, और लेकिन एक शर्त ये रखी है कि जो तुलबा तंजीमें हैं वो नस्ली या जो ज़ुबान के हवाले से जो मामलात होते हैं उस हवाले से काम ना करें, तकसीम पैदा ना करें। लेकिन अगर हम देखें जो मौजूदा जामियात के अंदर तुलबा तंजीमें काम कर रही हैं, वो लसानी बुनियादों पर काम कर रही हैं, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि आए दिन लड़ाई झगड़े हमारे सामने आते हैं। तुलबा तंजीमें बहाल करनी है तो इसके क्या SOPs होने चाहिए। इसके साथ जो एक अहम मैटर जो डिस्कस करने वाला है वो ये है कि MD कैट के टेस्ट होते हैं, हर साल मुतनाज़ा हो जाते हैं, लेकिन जो कराची का हाई कोर्ट है उसने एक फैसला जारी किया है, जिसके अंदर कहा गया है कि 4 हफ्तों के अंदर जो MD कैट टेस्ट है वो दोबारा करवाया जाए। मीर साहब से बात करते हैं दोनों हवाले से। मीर साहब बताइएगा, पहले तुलबा तंजीमें बैन कर दी गई थी, बहाली की बात की जा रही है, हर बार निकलता है कि तुलबा तंजीमों को बहाल किया जाए। ये इतनी लीडरशिप पैदा हुई है और तुलबा तंजीमों से पैदा हुई है। ठीक है, यानी कि हमने देखा अपने हमारे ज़माने में जावेद हाशमी थे, जहांगीर बदर थे, हफीज़ खान थे, हर पार्टी के लोग जो थे, नामवर लोग थे, वो इस तरह तुलबा तंजीमों से आए थे, चाहे वो जीते थे चाहे हारते थे, लेकिन वही लोग थे बाद में सियासत में आए। हमने वो नर्सरी बंद कर दी। अब जब नर्सरी बंद होगी तो तरह तरह की इलाकाई और नस्ली और लसानी तंजीमें पैदा होना शुरू होगी। कराची में MKM वाले भी इसी तरह आए, कहीं पख्तून तंजीम बन गई, कहीं पंजाबी तंजीम बन गई, कहीं कुछ तंजीम बन गई। लाहौर में भी ये सूरत हाल पैदा हुई। अच्छा, फिर हर सियासी जमात ने अपनी तंजीम बना ली। अच्छा, हर सियासी जमात का तंजीम बनाने का मॉडल ये था कि इन्होंने बनाई हुई है जी, जमात इस्लामी वालों ने जमीयत तलबा। अच्छा, जमीयत तलबा का मॉडल इंडिपेंडेंट था, लेकिन इन्होंने जो तंजीमें बनाई दूसरी जमातों ने बिल्कुल जमात की तंजीमें थी। फिर ये हुआ कि इनकी तंजीमें बनी, मुस्लिम लीग ने भी बना ली, सब ने बना ली। अब रिजल्ट हुआ कि वो अखाड़े बन गए और वो चल नहीं पा रहा था। तो अब कैसे, जब निजी यूनिवर्सिटियाँ हैं
वो तंजीमों को अलाउ ही नहीं करती ऐसे किसी, यानी कि ये अलाउ नहीं करती कि भी आप कुछ जमीयत तलबा के वहाँ काम कर लिए जाए, वहाँ किसी और नाम से जमीयत काम करती है। तो तलबा को काम करना दिया जाए, उनको आज़ादी दी जाए, लेकिन कैसे दी जाए इस पर भी अब ये है कि इसके लिए भी बड़ा, जिस तरह कहते हैं ना सोशल मीडिया बड़ा मुँह जोर होता जा रहा है, तो तलबा तंजीमें अगर ऐसी दहशत गर्दी और दूसरे चीज़ों में मुलव्वस हो गई हैं तो उसको काबू करना ये उसका हिस्सा है। लेकिन ये सोचना कि तंजीमें ना हो, यानी ये नहीं कि आप छूटते ही वही मॉडल ले आए। पाबंदी की मुकम्मल कहानी है एक। हाँ, ये नहीं कि आप वही मॉडल ले आए। पहले मॉडल आप कोई तरीके से, शुरू में था मॉडल अयूब खान के ज़माने में, जब अभी यूनियन नहीं बहाल हुई थी, तो एक मॉडल था जिसके तरीके से दायरे छोटे छोटे काम करते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर वो तंजीमें बनी। तो हमें उस मॉडल पर जाना पड़ेगा। कराची यूनिवर्सिटी, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी, इनके इलेक्शन, गवर्नमेंट कॉलेज के इलेक्शन, FC कॉलेज के इलेक्शन मारूफ हुआ करते थे और बड़े सलीके से हुआ करते थे। हमने उसको ख़राब किया है। इसको कैसे ठीक करना है बहुत ज़रूरी है, लेकिन लीडरशिप इमरजेंस के लिए ये एक बहुत बुनियादी बात है। लीडरशिप यहीं से मर्ज करती है, तलबा यूनियन से करती है, ट्रेड यूनियन से करती है, और जितने अदारे होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं उन्हीं से लीडरशिप मर्ज करती है। हमने वो दायरे तबाह कर दी और कहते हैं सियासतदान नहीं आ रहे। सियासतदान को आसमान से उतरेंगे? ये कोई थोड़ा है कि आपने एकेडमी खोली, बंदे को ट्रेनिंग दी, पहले लेफ्टिनेंट बना, फिर कैप्टन बना, फिर मेजर बना, या आपने जज बना दिया, पहले वो उसका बना, या आपने ब्यूरोक्रेसी बना दी, पहले 17 ग्रेड 18 ग्रेड। इस तरह नहीं होता। सियासतदान बनने के लिए एक अलग तरह की तरबियत होती है, या फिर तरबियत का कोई निज़ाम बनाए अगर आप सोच सकते हैं। हमने तो देखिए ये वाइस चांसलरों का इलेक्शन जो है, वाइस चांसलर की सिलेक्शन जो है तमाशा बना दिया है। मैं कहा करता हूँ कि वाइस चांसलर जो हैं ये कोई इंटरव्यू का मसला नहीं है कि आप शागिर्द उस्ताद को साथ साथ बिठा रहे हैं, उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। ये तो ऑफर करने की बात होती है कि हजूर हम आपको ऑफर कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है? इर्द गिर्द की जितनी यूनिवर्सिटियाँ, लाहौर की फ़र्ज़ किया गिर्द 50-60 जितनी, वो हर एक तो फंक्शन कराती हैं, लोगों को बुलाती हैं लॉबी करने के लिए, पेमेंट करती हैं, और लोग जाते हैं फंक्शन, रात रात ठहरते हैं, काम करते हैं। दूसरा, लाहौर में आके कहीं कोई डिनर दे रहा है, कोई उन्होंने PRO रखे होते हैं, वो लोगों को बुला रहे। सत्यानाश हो गया है। यानी वाइस चांसलर बनने की दौड़ में ऐसे ऐसे लोग लग गए हैं जो प्रोफेसर बनने के भी शायद अहल ना हो, लेकिन हमने इसी वजह से बनाया। ठीक है। और कहते हैं कि उसमें अब जो वसाइल हैं वो भी बेपनाह है, उसके बावजूद हमारी तालीम का मेयार ये है कि हम रो रहे हैं कि हमारे पास जो वसाइल होने चाहिए वो नहीं है। कहाँ जाते हैं फिर? ये भी सुनने में आया है कि इन उहदों के लिए बहुत बड़े पैसे ऑफर किए जाते हैं। सही है। तो हमने सत्यानाश किया अपने पूरे निज़ाम का, तलबा के लेवल पर भी, असातिज़ा के लेवल पर भी, और अब ये कहिए कि वाइस चांसलर या टॉप के लेवल पर भी हमने हर चीज़ तबाह करने की कोशिश की है। इससे हम ठीक कर, ये जो आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, एंटी टेस्ट, मजाक की बात है ना यार, ये कि पर्चा आउट हो जाता है। अच्छा, पर्चा लेना शुरू कर दिया उस वक्त नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये नेशनल यूनिवर्सिटी जहाँ लगता है वो फौज का अदारा होता है। अच्छा। उन्होंने पर्चे फौजी बना रहे हैं, फौजी बना रहे हैं, फौजी बना रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा फिर ठीक है, सिविलियन बना ले। सिंध वाले बोले हम हमारे जो चीज़ कोर्स में नहीं है वो रख देते हैं इम्तहान है, ठीक है, हम अपना बनाएंगे, अपना अलग करेंगे हम। मुझे जो पर्चे बनाते उन्होंने बताया कि सबसे अच्छा निसाब जो था वो बलूचिस्तान का था। सही है। सबसे अच्छा बलूचिस्तान का था, नंबर 2 पंजाब का था, ठीक है, और फिर जाके शायद खैबर पख्तूनख्वा का था, चौथे नंबर पर सिंध का था। सही है। यानी बलूचिस्तान का निसाब जो था सबसे अच्छा गिना गया। हम अपना निसाब इब्तदाई जो है वो ख़राब करते जा रहे हैं, और फिर जब टेस्ट आते हैं तो कहते हैं नहीं हम अपना करेंगे। और भाई डॉक्टर हमारे जो थे मुसल्लमा हैं, अब भी जो हमारा फेलोशिप है, अगरचे वो कराची से ही होती है वो, और वहीं उसका हेड ऑफिस है, हमारी फेलोशिप इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड है, लोग मानते हैं। यानी FCPS जो है वो MRCP और जो दूसरे हमारे हैं या अमेरिकन बोर्ड वगैरह है उससे कम नहीं गिनी जाती। ये अलग बात है कि हर एक अपना असूल है, अपना तरीक़ाकार है, अपने तरीके से लेके चलते हैं, लेकिन ये है कि हमने तालीम का सत्यानाश करने के लिए ये कोई तरीका है कि आपका टेस्ट लीक आउट हो जाए। मेरे साहब ये एक बार का मसला नहीं, ये हर बार होता है। हजारों स्टूडेंट्स होते हैं जो टेस्ट देते हैं और करोड़ों रुपया इकट्ठे करते हैं, उसके बावजूद ये सब कुछ होता है। किसका फायदा, किसका स्टेक क्या, इसको हल क्यों नहीं किया? पहले टीचर जो थे एजाजी तौर पर लड़कों को घर बुलाते थे और उनको
घर में पढ़ाते थे और बच्चे चाय वाय पिलाते थे। अब ये है कि ट्यूशन शुरू हुई पहले, अब सेंटर बनने शुरू हो गए। ऐसे ही है। आप कॉलेज में कम पढ़ते हो और सेंटर में ज़्यादा जाते हो, और सेंटर भी जो जिस चीज़ पर जोर देते हैं वो उनके ख़ास गेस्ट पेपर होते हैं, तरीके होते हैं कि ये पर्चे आएंगे, और पर्चे वही आते हैं। इससे ज़्यादा लीक आउट होने की बात क्या होती है? वो कहाँ से उन तक पहुँचते हैं, क्या तरीका है? और मेडिकल साइंस को, मेडिकल तरीके को ये करना जो है ना बहुत जुल्म है। और ये अगर सिंध हाई कोर्ट ने ये काम किया है तो मैं बहुत दुरुस्त किया है। ठीक है, 4 हफ्ते का टाइम दिया कि 4 हफ्ते के अंदर दोबारा एमडी कैट करवाएं। और हाँ, इस मामले को टाइट ही करना चाहिए, कोई लिहाज नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे से बात की जाए, अगर हमारे यूनिवर्सिटियों की बात की जाए, कॉलेजेस की बात की जाए, हमारे स्टूडेंट्स के हवाले से जितने मामलात हैं उनके हवाले से बात की जाए, तो ऐसा लगता है कि जो नौजवान तबका है, हमारा तलीमी निज़ाम है, वो ज़ाया हो गया है, वो नाकाम हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, नौजवान मायूस हो गए। ये क्या कोई एजेंडा है जिस एजेंडे के तहत नौजवानों को मायूस किया जा रहा है? हमने तो कोई चीज़ रखी नहीं हुई ना। हम तो, हमारा जो नौजवान जिसने कुछ पढ़ना होता है वो 4-5 सब्जेक्ट हैं जो पैसे देते हैं। सही है। क्योंकि पैसे के लिए पढ़ते हैं। अब मेडिकल की तालीम भी पैसे के लिए हो गई है। सही है। निजी कॉलेज बन गए। निजी कॉलेज तो इसलिए बनाए थे कि तालीम जो है ना आम हो ये गया कि निजी कॉलेज खोलना जो है ना एक कारोबार बन गया है। कारोबार बन गया। और जो इन कॉलेजों से पढ़ के निकलेगा वो कहेगा जी मैंने 60 लाख 70 लाख देकर जो डिग्री हासिल की है, लीगली जो उसे दी है ऐसे तालीम के लिए, तो अब मुझे हक हासिल है कि मैं फीस भी उतनी लूँ। ऐसे ही है। तो अब एजुकेशन के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क में हेल्थ के लिए, हेल्थ का ऐसा निज़ाम हो कि बच्चा जो है वो चाहे पैसे दे के बहुत ज़्यादा पढ़ के आए, उसको उसकी जो फ़ायदा पहुंचता है, सैलरी मिलती है, तरीका मिलता है, वो उसको कंपनसेट करे उनकी उस अखराजात का जो उसने किए हैं, और वो अखराजात जो है वो मरीजों से न ले। हमारा मुल्क महंगी हेल्थ सर्विस बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि भाई डॉक्टर अपने पास से भी दवाई दे दिया करते थे। आज तो आप पर तो वक्त लेना मुश्किल होता है डॉक्टर का, फिर अल्लाह बचा के रखे, फिर आप जब चले जाते हैं तो फिर 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट फिर जाके पता हर चीज़ तो होती है बड़ी अजीब। उसमें हॉस्पिटल इनकरेज करते हैं। वो एक डॉक्टर को उन्होंने फारिग किया, बहुत बड़े अस्पताल में मैंने शिकायत की, तो उनसे ये कहा गया कि तुझे हम इतनी तनख्वाह देते हैं, फ़र्ज़ किया उस ज़माने में हम तुम्हें 1.5 लाख की तनख्वाह देते हैं। सही है। और लेकिन हमने देखा कि तुम लोगों को अस्पताल में रेफ़र करते हो वो कुछ 1.25 लाख है। सही है। यानी कि तुम टेस्ट कराने के लिए हमारे पास 1.25 लाख के लोग भेजते हो, 1.5 लाख हम तुम्हें देते हैं, हम तुम्हें क्यों रखें? सही है। तो इस तरह जब आप असेस करेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इस असूलों पे काम करेंगे तो बड़े प्रॉब्लम पैदा होंगे। मेरे वही बात कि तालीम हो या सेहत हो, हर चीज़ के अंदर कारोबार आता जा रहा है, और कारोबार जो तबाह मदारे हैं वो इस चीज़ को तबाह करता जा रहा है। अब ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि 27 अक्टूबर है। हर साल जो कश्मीरी अवाम है इसको योम स्याह के तौर पर मनाती है, और इसके साथ ही आलमी अदारा सेहत ने जो यूरोपीय यूनियन है उसके हवाले से पेशेंगोई की है कि जो पोलियो है उसके केसेस दोबारा से सर उठाना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक खबरें आती हैं, उन फेक खबरों का क्या इम्पैक्ट होता है, इस हवाले से आपको एक खबर भी देंगे। और लाफ योम स्याह मनाती है, और जो कश्मीरी अवाम है पिछले 77 साल से जो भारतीय जुल्म जबर है उसका निशाना बन रही है। और अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसको भी ख़त्म कर दिया। और उसके बाद अगर अब तक बात की जाए तो तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो कश्मीरी हैं वो शहीद हो चुके हैं, और 1 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं वो यतीम हो चुके हैं। और इस हवाले से 5 के करीब जो करारदादें हैं वो मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन किसी करारदाद के ऊपर भी अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। मीर साहब से बात करते हैं। मीर साहब बताइएगा कि कश्मीर का जो मसला है, 5 के करीब करारदादें भी हो गई हैं, लाखों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, ये क्या कब हल होगा? कई दिन मनाते हैं, यकजहती का दिन मनाते हैं, करारदाद का दिन मनाते हैं, आज़ाद कश्मीर के क़याम का दिन मनाते हैं। ये 27 अक्टूबर वो दिन है जब इंडिया ने कश्मीर को ज़म कर लिया था अपने अंदर सन 47 में, और इसको अब कैलकुलेट कर दिए 70 साल हो गए। ठीक है। और यहाँ से सारे मसले का आगाज़ हुआ था, और पाकिस्तान के जियाले जो थे वो तो श्रीनगर के सर पे पहुँचे हुए थे, आधा कश्मीर आज़ाद भी करवा लिया था। इंटरनेशनल मसलतें थी या क्या था कि हमें रुकना पड़ा। सही। और वरना कायदे आज़म का तो हुक्म था कि अटैक कर दिए जाए। तो ये सारी सूरत हाल ये जो है कि आज भी हम उस पर शर्मिंदा हैं। उसके बाद कई कुछ हुआ, यूएनओ में
इंडिया गया और इंडिया जाने के बाद, यूएन जाने के बाद उन्होंने वादा किया वहाँ के हम यहाँ प्लेबिसिट कराएंगे और प्लेबिसिट आज तक नहीं हुआ। कई अरसे तक प्लेबिसिट वादा होता रहा और वहाँ एक आज़ाद अलग रियासत बनी है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थी और वो उसकी स्पेशल हैसियत थी। बाहर हिंदुस्तान का कोई आदमी जो था वहाँ का ज़मीन नहीं खरीद सकता, शहरी नहीं बन सकता था ताकि उसकी पोजीशन ना बदले, कैफियत ना बदले। अब वो भी बदल दिया गया उन्होंने। तो ये सारी सूरत हाल जो पैदा हुई है, ये तशवीश ना कि कुछ हमारी कमज़ोरी है। कुछ 2 जंगें हमने शायद सोच समझ के नहीं लड़ी। 65 की जंग भी कह लीजिए, कहा तो यही गया कि हमने कश्मीर के लिए लड़ी है। छब जोड़ियाँ के खाते सर पे बैठे हुए थे और हो सकता था कि हम उस पर काट देते हो सारा कुछ। फिर क्या हुआ, इंटरनेट साजिश हुई है, क्या हुआ, जो कमांड चेंज की गई है इन मौके पर, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और 48 में जो हुआ वो भी कुछ नहीं कह सकता। और उसके बाद सन 71 तो एक दौरनाक वाक़या है और हमने क्या एग्रीमेंट किया, क्या नहीं किया, ये सब एक खुफिया कहानी है। अब जो कुछ इंडिया ने किया है वो तो सत्यानाश में लपेट के रखती है, हमारी हुकूमत उस पर खामोश रही। अब हम क्या कर सकते हैं? कश्मीरी तो बुरहान वानी के बाद अपनी जानें भी दे रहे हैं और लीडर बने हैं। एक सईद अली गिलानी था जो डट के खड़ा था, वो बूढ़ा आदमी जो कहता था कि जो पाकिस्तानी से ज़्यादा पाकिस्तानी था और कहता था पाकिस्तान तो मेरी जान है। उसके नारे, उसकी तकरीर सब मशहूर है। और मैंने उन कश्मीरी लीडरों को मिला हूँ जो जब पाबंदियाँ थी तो इंटरनेशनल सफ़र करते हुए पाकिस्तान का रुख भी करते थे और मैं उनसे मिला भी हूँ और उनकी बातें सुनी भी हैं। बड़े जज्बे वाले लोग थे और जज्बे वाले लोग हैं। कश्मीर का मसला कश्मीरियों के अंदर तो ज़िंदा है। हम लोग कभी कभी दब जाते हैं, डर जाते हैं और आउट ऑफ बॉक्स रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे मुशर्रफ ने की थी। वो आगे भी गया था, जैसे कश्मीर का मसला तय कर लेगा, नहीं तय कर पाया था। वाजपेयी जब आया था यहाँ बस पर, उस वक्त लगता था कि वो कुछ ना कुछ प्रपोजल पेश करना चाहता है और ये भी कहा था कि मेरे होते हुए कर लो, फिर कोई नहीं करेगा। बहरहाल अब ये मसला खासा बिगड़ गया है और कैसे हल होता है क्या नहीं होता, लेकिन जज्बा जो है कश्मीरियों का और पाकिस्तानी अवाम की जो मंगे हैं वो तो ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहे। पाकिस्तानी अवाम की जो मंगे हैं वो भी ज़िंदा है, जो कश्मीरियों का जज्बा है वो भी है और जो खसूसी हैसियत है ख़त्म हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। तो क्या जो हमारे हुक्मरान हैं वो सिर्फ बातों तक ही रह गए हैं या कोई अमली? तो बातों तक ही हैं, बातों तक ही हैं, बातों तक भी। मेरे साथ बात करते हैं। आलमी इदारा सेहत ने भी, जो यूरोपीय यूनियन है, उसके हवाले से बात की है कि जो पोलियो के केसेस हैं दोबारा सर उठाने लगे हैं। तो पाकिस्तान में भी पिछले कुछ दिनों के अंदर ही जो केसेस हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं और 39 से 41 केसेस पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्ट हो गए हैं पोलियो के। तो ये जो पोलियो का जो मामला है, मुहिम भी चल रही है, इतने सालों से चल रहा है, ख़त्म नहीं हो पा रहा, पूरी दुनिया में दोबारा फैलना, कि क्या किस चीज़ की निशानी है? क्या तो जी ख़त्म हो गया था, 3 मुल्क रह गए थे, आखिर में 2 ही रह गए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और सारा पोलियो जो पाकिस्तान में आता था वो अफगानिस्तान में से आता था और जो हमारा उन लोगों का था जो पोलियो के कतरे नहीं फैलाते थे वो वहीं के लोग थे और उनके साथ उसी किस्म के मौलवी मिले हुए थे जो इसको गैर शरई करार देते थे पोलियो के कतरों को और पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा करते थे। और रिजल्ट ये है कि अब इसकी वायरस जो है अमूमन गटर से नमूने लेके ना पानी के इसको तहकीक करते हैं। तो लाहौर के गटर में भी निकले हैं कुछ इलाकों में और कराची में भी निकले हैं। कराची में तो खैर अफ़गान आबादी थी, यहाँ कम थी, लेकिन अब ज़्यादा हिस्सों में फैले हैं तो बड़ी तशवीश पैदा हुई है और हम कोशिश करते हैं। सर कोयटा के हवाले से बात की जा रही, कोयटा को हाई रिस्क कहा गया है, जो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वो कोयटा से भी आ रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं ना जी, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, सीधी बात है। सही है, यानी कि जो जितने केस पाकिस्तान में आए हैं वो अफगानिस्तान से आए हैं या अफगानिस्तान के कल्चर के साथ आए हैं और वही माइंडसेट के साथ आए हैं। अब यूरोप में भी कुछ मुल्कों में आ रहे हैं। अदारा वर्ल्ड सेहत, आलमी अदारा जो सेहत है वो तशवीश में मुब्तला है कि ये क्या हिस्सा हो सकता है और मेरे ख्याल में अब कुछ तशवीश बड़ी है। हमारे यहाँ लोगों ने बहुत फाइट किया है जी। हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं वो शहीद भी हुए हैं और उन्होंने घर घर जाकर कतरे पिलाए भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी काबू नहीं आ रहा। तो शायद और हमें एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि रोकना तो पड़ेगा ऐसे ही, वरना तो बड़ा रोकना तो पड़ेगा, जाहिर बात है, हमारे बच्चे हैं, हमारी नस्ल है, उसका सवाल है। मेरे सब लास्ट पे हम बात करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चलती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, किताब मेले होते हैं। तो पिछले दिनों ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि एक किताब मेला हुआ है तो उस किताब मेले के अंदर तकरीबन
1200 के करीब शवारमे और 800 के करीब जो बिरयानी है वो बिकी हैं, लेकिन किताबें 35 बिकी हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो खबर भी फेक थी, वो फेक फेक खबर थी। खालिद अनम साहब हैं, ये सिंगर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, फिर उन्होंने ही इसकी तरदीद की कि जो मैंने खबर लगाई थी इंग्लिश का उर्दू में तर्जमा करके तो खबर फेक निकली है। तो इस तरह की कई खबरें आती रहती हैं। मैं जिन साहब ने खबर लगाई है, जो लगाते हैं उन पर तो कोई तबसरा नहीं करता। हाँ। लेकिन ये है कि जब कभी जाते हैं किताब मेले पर, तो एक बार तो ये था कि यहाँ एक्सपोर्ट सेंटर पे किताब मेला भी लगा हुआ था, दूसरी तरफ कोई औरतों का बहुत कुछ कॉस्मेटिक्स का और कपड़ों के हवाले से कोई लेकिन औरतों का रश भी इस तरफ था, किताबों की तरफ कि बच्चे ले आते थे उनको पकड़ के। अच्छा अच्छा अच्छा, रश इधर था। मैं समझा कि उधर होगा, लेकिन रश इधर था। सही है। और ये है कि कौन कहता किताबें नहीं खरीदते लोग। अभी मुझे कहीं फेसबुक पर नजर आया कि सेकंड हैंड किताबें मिलती हैं फलां जगह से। मैंने सारा किया और लगा मुझे एक हफ्ता मंगवाने में किताब, लेकिन मैंने अब यही कह सकता हूँ कि हज़ारों की किताबें जो है ना, बेशुमार किताबें वहाँ से ली हैं। सही है। नई किताबें ने छोड़ दे, वो तो लेते ही रहते। तो ये जो कहा जाता है कि ट्रेंड खत्म हो गया, लोग फ़ोन की तरफ आ गए, ई बुक्स की तरफ आ गए, किताबों का दौर खत्म होता है। किताब का मज़ा होता है। हमारे यहाँ तो अभी अखबार भी पीछे जा रहा है, लेकिन ओवरऑल होता है यही दुनिया में कि अखबार का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है। हर आदमी जो बैठता है उस पर, ट्रेन पे, बस पे, उसने अखबार पकड़ा होता है। ठीक है। और बस स्टॉप से वो अखबार उठाता है, पढ़ता है, शायद फ्री उठा लेता है और पढ़ता है और वहीं फेंकता है, चला जाता है। 150-150 सफ़े के अखबार भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में वो एक अलग कल्चर है, वो आसानी से जाता नहीं। हमारे यहाँ अगर कोई जा रहा है तो उसमें कुछ और बहुत सी रीज़न होगी, ठीक हो जाएगी वो भी। जी बिल्कुल जी, जो किताब का मज़ा है वो किताब में रहता है। इसके अलावा जो आज हमने बात की है जिन टॉपिक्स के ऊपर, वो तलबा तंजीमें हो या जो ब्रिक्स करेंसी है उसके हवाले से बात की जाए या कश्मीरियों के हवाले से बात की जाए, मीर साहब ने बड़ा सिर हासिल जो तज्ज़िया है वो पेश किया। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए गहरी नज़र। अल्लाह हाफ़िज़।